क्या पढ़ना है बच्चे? भाषा परिवार के बारे में बात करना है। तो देखो यहाँ से ही लास्ट स्लाइड मैंने छोड़ी थी, यानी कि यहाँ से ही शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये भाषा परिवार जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये भाषा परिवार है क्या, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो भाषा परिवार को यदि समझें तो आपको क्या याद रखना है, क्या समझना है, तो समझिएगा। आपने भाषा की एक छोटी सी सरल सी डेफिनेशन देखी, यानी कि पढ़ी। क्या पढ़ा था कि भाषा वह माध्यम या वह साधन है जिसके द्वारा हम या कोई मनुष्य या व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति या भाव या विचार सामने वाले के साथ शेयर कर सकता है, सामने वाले को बता सकता है। यही बात पढ़ रहे थे। ठीक है, अब ये तो बात समझ आती है, लेकिन अब हमें समझना क्या है, भाषा परिवार के बारे में समझना है। क्या समझना है? भाषा परिवार के बारे में समझना है। तो भाषा परिवार को कैसे समझा जाए? तो हम स्वयं वैसे ही समझेंगे जैसे किसी एक मनुष्य का परिवार है, जैसे किसी एक मनुष्य का परिवार है, तो उसी मनुष्य के परिवार के हिसाब से हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे भाषाई परिवार या भाषा का परिवार। तो मनुष्य का परिवार क्या होता है? तो मनुष्य का परिवार जैसे हमारा परिवार है, ठीक है, हम लोगों का सबका परिवार होता है, वैसे ही भाषा का परिवार है। तो एक छोटी सी सरल सी परिभाषा कि हम देखें कि घर में 4, 6, 8 व्यक्ति हैं, जितने भी सदस्य हैं उनमें से किसी न किसी व्यक्ति या मनुष्य, ये कुछ व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों में आपस में कुछ ना कुछ समानता जरूर होगी। इन व्यक्तियों में आपस में कुछ ना कुछ समानता जरूर होगी, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज जरूर पाई जाएंगी। जैसे मान लो कि कोई एक बालक है, ये अपने दादा जैसा दिखता है, अपने पिता जैसा दिखता है, हो सकता है चाचा जैसा दिखता है। ठीक है, तो इनमें क्या ये समानता पाई जाती है? तो जब किसी एक परिवार में क्या पाई जाए, समानता पाई जाती है, तो उन सभी लोगों को हम क्या कह देते हैं, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं या लोग हैं। वैसे ही विश्व में बात करें, वैसे ही विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया की बात कर रहे हैं, संसार की बात कर रहे हैं। संसार में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो बच्चे आप आंसर करोगे, लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। ये 3000 भाषाएं जो हैं, अब इनमें से हम ये देखेंगे इन 3000 भाषाओं में क्या समानता है। इन 3000 भाषाओं में क्या समानता है? यदि जहाँ भी समानता मिलेगी, इन 3000 भाषाओं में जहाँ भी समानता मिलेगी, उनको हम कह देंगे वो एक भाषा परिवार की भाषा है। जहाँ भी समानता मिलेगी तो हम क्या कह देंगे, वो एक ही भाषा परिवार की क्या है, भाषा है। तो फिर से समझ लेते हैं, जैसे क्या समझाता, किसी मनुष्य में, व्यक्ति में जब समानता पाई जाती है, 2-4 मनुष्य एक जैसे दिखते हैं तो कह देते हैं ये फलाने परिवार के व्यक्ति हैं। ठीक है, वैसे ही जब भाषाओं में हमें समानता देखने को मिलती है तो कह देते हैं ये फलाने भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, तो अब अगली बात समझना। तो आपने भाषा परिवार के बारे में क्या समझा? हमने ये समझा भाषा परिवार के बारे में कि जिन भी भाषाओं में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत भी समानता है, वो सभी भाषाएं एक भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। और कुल कितनी भाषाएं हैं विश्व में? लगभग 3000 के आसपास भाषाएं। अब इन 3000 भाषाओं को विद्वानों ने 12 भाषा परिवारों में डिवाइड किया है। आपसे कभी एग्जामिनर पूछता है बताएं कुल भाषा परिवार कितने हैं, तो बच्चे अपना आंसर होगा 12 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 12 भाषा परिवार होते हैं। ये बात हम यहाँ से याद रखेंगे। यानी कि इन 3000 भाषाओं को हमने कितनी भाषा परिवारों में विभक्त किया या डिवाइड किया, तो आंसर क्या करेंगे? 12। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, इन 12 भाषा परिवारों में से भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो आप बताओगे भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में कितने हैं? भारत में 4 भाषा परिवार हैं, क्योंकि हमारा तो काम भारत से ही है। तो हमने एक बात इसमें ये सीखी, भाषा परिवार में एक छोटी सी जानकारी प्राप्त हुई, क्या कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, और इन 3000 भाषाओं में जो भी सिमिलरिटीज हैं, जो समानताएं दिखती हैं, उनको उठा के हमने एक तरफ रख दिया और कह दिया ये सभी भाषाएं एक भाषा परिवार में हैं। और इस तरह से हमने अलग अलग मिलाकर के 12 भाषा परिवार तैयार किए।
तो क्या समझे कि इन 3000 भाषाओं को कितने परिवार में सेट कर दिया? 12 भाषा परिवार में सेट कर दिया। इन 12 भाषा परिवार में से भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो बताएंगे भारत में 4 भाषा परिवार है। उनकी बात हम लोग अभी आगे करेंगे। तो यहां तक की बात समझ आ गई, क्लियर है कि भाषा परिवार क्या है, ठीक है, और कितने भाषा परिवार है विश्व में, और भारत में कितने भाषा परिवार हैं। ये 3 पॉइंट हमको समझना है, ठीक है। अगली बात करते हैं, आगे की बात देखें तो यहां से देखें, यहां पे क्या लिखा है जरा समझते हैं, जो किताब क्या कहती है वो समझते हैं। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जिस प्रकार से मनुष्य का एक परिवार होता है, उसी प्रकार भाषा का भी परिवार होता है। ये अपन ने भी बताया मैंने। पूरे विश्व में लगभग 3000 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनमें से हमारी एक हिंदी भाषा है। इन 3000 में ही शामिल है अपनी हिंदी, ठीक है। जिन भाषाओं में समानता मिलती है वह एक भाषा परिवार की भाषा कहलाती है। बहुत अच्छे समझ में आई बात। ये 3000 भाषाओं को हमने कितने भाषा परिवारों में विभक्त किया है? 12 भाषा परिवारों में विभक्त किया है। लेकिन इन 12 भाषा परिवारों में से भारत में कितने भाषा परिवार शामिल है? तो आंसर करेंगे 4। बात हो गई कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं तो हमारे भारत में जो स्थिति बनी भाषा परिवार की, तो वो समझते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये जो स्थान है, ये मैप में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है मध्य एशिया। ये क्या है? मध्य एशिया है। अब हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलते हैं। इतिहास में थोड़ा सा चलें तो वहां क्या पाते हैं, तो जरा समझिएगा। आप लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि आर्य भारत में कहां से आए थे। आर्य भारत में कहां से आए थे? तो आप बताओगे आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। तमाम विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत माना गया है वो यही माना गया है कि आर्य भारत में कहां से आए थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए, बहुत अच्छी बात है। मध्य एशिया से आने के बाद ये भारत में कहां बसते हैं, तो हम वो भी बात याद रखेंगे। तो ये भारत में कहां रुके, तो आप बताओगे भारत में रुकेंगे या कहां बसे थे, तो आंसर करेंगे सप्त सैंधव प्रदेश। भारत में आकर के कहां बसे थे ये बच्चे? तो आपका आंसर होगा सप्त सैंधव प्रदेश। कहां पे बसे? सप्त सैंधव प्रदेश। इसे हम आधुनिक पंजाब भी कह सकते हैं, वर्तमान का पंजाब क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब में क्या किया, हमारी कुछ नदियां पाकिस्तान में चली गई, इसलिए वो 5 नदियों का क्षेत्र रह गया, तब से उसका नाम क्या है? पंजाब हो गया। ये बात हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेते हैं और बेहतर क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ से समझो, ये मैंने आप मैप में भी देख रहे थे कि यहाँ पे मैंने आपको भी मध्य एशिया बताया था। मैंने आपको यहाँ पे मध्य एशिया बताया था, और मध्य एशिया में कौन रह रहे थे, तो आपने देखा यहाँ पे आर्य रह रहे थे। और आर्यों की शाखा, यानी कि आर्य जब मध्य एशिया से निकले और पलायन किया इन्होंने, तो इनकी पलायन करने वाले लोगों की शाखाएं 2 अलग अलग क्षेत्रों में बट जाती हैं। 2 अलग अलग क्षेत्रों में बटती हैं। एक शाखा इनकी जर्मनी की तरफ चली जाती है। जर्मनी की तरफ चली जाएंगी तो आपको पता है ये किस रीजन में, किस कॉन्टिनेंट एरिया में आएगा? यूरोप महाद्वीप में आता है, ठीक है। और एक इनकी शाखा जो है ईरान होते हुए, इनकी एक शाखा जो है ईरान होते हुए धीरे से कहाँ आती हैं? ये पहुंचेंगे आपके भारत में। और भारत में मैंने बताया कहाँ पे? सप्त सैंधव प्रदेश में। भारत में भी कहाँ पे पहुंचते हैं ये लोग? सप्त सैंधव प्रदेश में पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये बात भी हम याद रखेंगे, कभी एग्जाम में पूछ ले कि बताओ आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आकर के बसे थे, तो आपका आंसर होगा सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। ये बात तो ठीक है। अब समझना, ये आर्य जो है, आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत मानी गई है। आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत मानी गई है। अब समझना एक बात को, समझना यहां से, जब आर्यों की शाखा यहां से देखो 2 भागों में बट जाती है, एक जर्मनी चले गए और एक ईरान आ गए, ठीक है। ईरान आए तो अब एक बात समझना, ईरान से होते हुए ये कहां पहुंच रहा है? भारत पहुंचे, सप्त सैंधव प्रदेश।
या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पंजाब कह रहे हैं। तो समझना कि अब यहां पर ये लोग, यहां से समझो, जब सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि भारत में आ ही गए हैं, तो जब अब आर्यों के द्वारा भारत में जो भाषा बोली जाएगी, अब आर्यों के द्वारा भारत में जो भाषा बोली जाएगी, क्योंकि आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी मानी गई है, वो संस्कृत मानी गई है। ये बात याद रखना, यानी कि आर्य शब्द भी संस्कृत भाषा का शब्द है। कभी पूछे आर्य शब्द जो है वो किस भाषा का है, तो हम बताएंगे आर्य शब्द भी संस्कृत भाषा का शब्द है। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, इसी को कह सकते हैं उच्च कुल का, ये आर्य शब्द के अर्थ हैं। ठीक है, अब समझना कि जर्मनी और आपके भारत में, जर्मनी और भारत में जो भाषा का प्रयोग किया गया, जर्मनी में जो भाषा बोली जा रही है और भारत के सप्त सैंधव प्रदेश में जो भाषा बोली जा रही है। अब एक बात समझना, यहाँ पे भी बोलने वाले वही लोग हैं और यहाँ पे भी बोलने वाले वही लोग हैं। क्यों? क्योंकि निकले तो ये दोनों एक ही जगह से हैं। ये यहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे, कुछ लोग उठ के चल दिए आपके यूरोप की तरफ चले गए, और कुछ लोग यहीं के आपके भारत की तरफ आ गए। लोग तो वही थे, बस कुछ जर्मनी पहुंच गए, कुछ भारत आ गए, लेकिन बोलने वाले लोग वही हैं, भाषा वही है। तो समझना, जो भाषा यूरोप में बोली जा रही है, जो भाषा भारत में बोली जा रही है, तो हम क्या करेंगे, वही लोग भारत में भी आए और वही लोग यूरोप में भी गए। कहाँ गए? भारत में भी आए, यूरोप में भी गए। तो इनको जोड़ करके, क्योंकि इन लोगों के द्वारा जो अलग इन दोनों क्षेत्रों में भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा वो कहीं ना कहीं समान होंगी। मान लो कि ये एक घर है, इसमें दो भाई रहते हैं, तो उनकी तो एक जैसी भाषा होगी, उनकी दोनों की एक जैसी भाषा है। एक कहीं जाकर के यूरोप में रह रहा है, एक भारत में रह रहा है, तो वो यूरोप में भी यहीं की भाषा बोलेगा और यहाँ पे भी भारत में भी यहीं अपने यहाँ की घर की भाषा बोलेगा। बोलेगा क्या नहीं बोलेगा? ठीक है, तो समझिएगा अब यहाँ से। तो अब हमने क्या किया, यूरोप में और भारत में एक जैसी भाषा बोली जा रही है, हमने इनको जोड़ा, जोड़ करके क्या बनेगा, भारोपीय, जोड़ करके एक नया शब्द बनाया भारोपीय। तो यहां से एक नया नाम सामने आया, भारोपीय भाषा परिवार। क्या नया नाम सामने आया? भारोपीय भाषा परिवार। क्या याद रखेंगे कि यूरोप और भारत में जो भाषा बोली जाती है उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समानताएं थी, और समानताओं के कारण हमने इनको एक ही भाषा परिवार में शामिल किया या एक ही भाषा परिवार में इनको रखा, तो इनका नाम क्या रखा गया, भारोपीय भाषा परिवार। लेकिन एक बात समझना, यहां से मध्य एशिया से होते हुए जब ये लोग आए तो ये कुछ समय तक ईरान में रहे, ईरान में रुकते हैं। ईरान में रुके तो इन्होंने कुछ भाषा, ऐसा याद रखना, ईरान की भी कुछ भाषा सीख ली। तो ईरान से होकर के जब ये लोग भारत पहुंचते हैं तो इस भाषा का नाम लिया गया ईरानी, भारतीय ईरानी भाषा। क्या नाम दिया जाएगा इसका? भारतीय ईरानी भाषा, भारतीय ईरानी भाषा। समझ में आ गई बात? क्या कहेगा, क्या कहा गया? भारतीय ईरानी भाषा। मतलब फिर से सुन लो, जो आर्य आपके ईरान होकर के भारत आए थे, और ईरान होकर के जब ये लोग भारत आए तो भारत में ये लोग जिस भाषा को बोलते थे तो उसका नाम रखा भारतीय ईरानी भाषा। क्या नाम रखा? भारतीय ईरानी भाषा। इसी को आगे चल करके हम लोग कहेंगे, इसी को आगे चल करके हम लोग कहेंगे भारतीय आर्य भाषा। क्या कहेंगे? ईरानी भाषा को ही क्या कहा गया? भारतीय आर्य भाषा कहा गया। बात क्लियर है? और क्लियर है तो इसको एक बार फिर से हम लोग और दोहरा देते हैं और समझ लेते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो क्या बताया था मैंने, ये कहा कि ये है आपका मध्य एशिया। ये क्या है? आपका मध्य एशिया है, और मध्य एशिया से आर्यों की एक शाखा जर्मनी में गई, आर्यों की एक शाखा ईरान होकर के भारत में आए। तो अब ये ईरान होकर के जब भारत में पहुंचेंगे तो इनके द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया उस भाषा को कहा गया भारतीय ईरानी आर्य भाषा, या भारतीय आर्य भाषा भी कह दो डायरेक्ट। ठीक है, अब यूरोप में और भारत में जो भाषाएं बोली जा रही थी उनमें कुछ ना कुछ समानताएं थी।
तो हमने भारत और यूरोप को दोनों को जोड़ करके एक नया भाषा परिवार बना दिया जिसका नाम रखा भारोपीय भाषा परिवार। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मोस्ट ऑफ समझ में आई होगी, सरल सी बात है। ठीक है, अगली बात देखते हैं। आगे की बात करें तो आगे देखें जरा, ये भारत देश है। ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पे अलग अलग भाषा परिवार का हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। ये आपका अफगानिस्तान वगैरह, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये आपका भारत है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ ये ग्रीन टाइप का एरिया, ये आपकी इंडो आर्यन भाषा है, भारतीय आर्य भाषा यहाँ पे बोली जाती थी। धीरे धीरे करके समय के साथ में परिवर्तन होता गया। ठीक है, चलो अब जैसे देखें कि भाषा परिवार कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो भाषा परिवार की संख्या तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज फैमिली यानी कि भाषा परिवार 12 है, जिनमें से 4 भारत में बोले जाते हैं। 4 कौन कौन से बोले जाएंगे? तो भारोपीय भाषा परिवार, याद रखेंगे परसेंटेज। भारत में सबसे ज्यादा भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा का बोलने में प्रयोग किया जाता है। कितने परसेंट तक, कितने प्रतिशत तक? तो आंसर करेंगे लगभग 73% तक हम इन भाषा की भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखेंगे द्रविड़ भाषा परिवार। इसको याद रखो, ये मोस्ट ऑफ आपके नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत या हिंदी भाषी क्षेत्र में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। फिर है आपका द्रविड़ भाषा परिवार और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं 25%, 25%। द्रविड़ भाषा परिवार जो है, द्रविड़ भाषा परिवार का सर्वाधिक प्रयोग होता है आपके दक्षिण भारत में, साउथ सदर्न इंडिया या साउथ इंडिया में करते हैं। क्लियर? फिर आएगा सेमेटिक या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार 1.3% है। फिर आएगा आपका चीनी तिब्बत भाषा परिवार, ये 0.7% के आसपास है। तो ये मुख्यतः 4 भाषा परिवारों के नाम हम बच्चे याद रखेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछ सकता है कि बताएं भारत में कौन कौन से 4 भाषा परिवार हैं। तो सबसे ज़्यादा जिस भाषा परिवार की भाषा हम लोग बोलते हैं वो है भारतीय आर्य भाषा, नंबर 2 पे द्रविड़, नंबर 3 पे आपका सोमेटिक या ऑस्ट्रिक कह सकते हैं, नंबर 4 पे चीनी तिब्बत भाषा का प्रयोग भारत में किया जाता है। इनके बाद के जो भाषा परिवार हैं, वो है हेमेटिक, फिर है आग्नेय, फिर है यूराल या अल्टाइक भाषा परिवार, फिर है बाटू, अफ्रीका में बोली जाती है जनजाति के द्वारा, बाटू जनजाति अफ्रीका की। बुशमैन भी एक प्रजाति है, बुशमैन भाषा। अमेरिकी रेड या रेड इंडियन भाषा परिवार। काकेसी, काकेकस पर्वत के आसपास जो भाषा का प्रयोग करते हैं, काकेसी भाषा। फिर है आपकी सूडानी भाषा। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास 12 भाषा परिवार हैं। और इन 12 भाषा परिवारों की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर जो भी भाषा आएंगी उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई समानता होगी। तो आपने क्या देखा कि कुल कितनी भाषाएं मैंने बताई थी अभी? तो कुल भाषाएं बताई हमने 3000। उनको कितने भाषा परिवार में बांटा? तो आपने बताया 12 भाषा परिवार में। और भारत में कितने भाषा परिवार है? तो आपने बताया 4 भाषा परिवार भारत में है। ठीक है, इतनी बात हमने याद रखी। यहां से आगे की बात करते हैं। अगला देखो, भारोपी भाषा परिवार क्या है। यदि हम लोग बात करते हैं भारोपी भाषा परिवार के बारे में, तो भारत और यूरोप, अभी बताया था ना कि आर्य की एक शाखा यूरोप में चली गई थी, जर्मनी में, और एक शाखा भारत में आ गई थी। तो भारत और यूरोप में जो भाषा बोली जा रही है, भारत और यूरोप में जो भाषा बोली जा रही है उसे कहेंगे भारोपीय भाषा परिवार। क्लियर? क्या कहेंगे? उसे कहते हैं भारोपी भाषा परिवार, और उसी से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब देखो कि मैंने क्या बताया कि ये आपके विश्व की बात करेंगे तो आपके उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा इस भाषा परिवार का प्रयोग होता है। जैसे आप देखेंगे जर्मन है, रूस है, ग्रीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, इस पूरे बेल्ट में, या ऐसा कहें इन सभी भाषाओं को हमने सम्मिलित किया है भारोपीय भाषा परिवार में। अब आपको क्या याद रखना है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेंगे तो समझो। आपको याद ये रखना है कि जो उत्तरी गोलार्ध है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर जो भाषा परिवार का प्रयोग किया जाएगा वो भारोपीय है। और इस भारोपी भाषा परिवार में कौन कौन सी लैंग्वेज हैं? तो आप बताओगे अंग्रेजी आ गई,
फ्रेंच आएगी, जर्मनी आ जाएगी, रूसी आएगी, ग्रीक आएगी। ये सभी भाषा परिवार किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अब समझना, कहीं ना कहीं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, रूसी, ग्रीक, इनमें समानताएं हैं। इनमें क्या है? समानताएं हैं, इसलिए ये एक भाषा परिवार में आ रही हैं। मैं एक उदाहरण से आपको ये बात को समझा दूंगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा सायोनारा, मैंने एक शब्द लिखा सायोनारा। अब आपसे कहा कि ये पता नहीं किस भाषा का शब्द है, लेकिन आपको इस शब्द का अर्थ बताना है, आपको इस शब्द का अर्थ बताना है, ठीक है। फिर एक शब्द लिखा मैंने यहां पर लिटरेट्यूर, मैंने फिर एक अगली भाषा का एक शब्द लिखा लिटरेट्यूर। अब आपको ये सायोनारा शब्द का अर्थ बताना है। अब पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो आपको पता चलेगा कि इस शब्द का अर्थ हमें आता है या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सायोनारा जो शब्द है ये किस भाषा का है। तो आप पहला तो आंसर करेंगे ये जापान भाषा का या जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? जापानी भाषा का शब्द है, और जापानी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? तो आप बताओगे बाय बाय होता है। सायोनारा मतलब क्या होता है? बाय बाय। जापान के लोग बाय बाय बोलेंगे तो वो अंग्रेजी का टर्म हो जाएगा, अंग्रेजी का शब्द हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बाय बाय बोलते हैं तो बाय बाय ना बोलते हुए सायोनारा शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे जब कोई जा रहा है या जाएगा तो वो क्या बोलेंगे? सायोनारा। क्या बोलेंगे? सायोनारा। मतलब ये हुआ कि हमने इससे मिलता जुलता शब्द आज तक नहीं सुना, सायोनारा से मिलता जुलता नहीं सुना, इसलिए मैच नहीं कर पाए। अब एक बात और बताना, आप अंदाज लगाओ, ये लिटरेट्यूर जो शब्द दिख रहा है, इसको आप किसी भाषा से जोड़ सकते हैं क्या? और ये आपका जो जिस भाषा में लिखा गया है वो है रशियन लैंग्वेज, यानी कि रूसी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? ये रूसी भाषा में लिखा गया है। तो अब आपको क्या करना है? लिटरेट्यूर को बताना है पढ़ के कि आपको किस भाषा से मिलता जुलता लग रहा है। तो कमेंट करके बताएं कि ये किस भाषा से मिलता जुलता लग रहा है लिटरेट्यूर। तो आपको लगेगा कि लिटरेट्यूर ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजी के लिटरेचर से बना है, अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द से बना है। तो कहीं ना कहीं मैच खा रहा है लिटरेचर, लिटरेट्यूर। ये लिटरेट्यूर रूसी का शब्द है और लिटरेचर आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो आपको अंतर क्या समझना है? अंतर क्या समझना है बच्चे? आपको यह समझना है कहीं ना कहीं रूसी और अंग्रेजी में थोड़ी बहुत समानता है। देखो लिटरेचर और लिटरेट्यूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो बता देंगे ये कहीं ना कहीं समान लिखा हुआ है, लगभग थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, भले ही 15-20% मिले, लेकिन देखने में, लिखने दिखने में उच्चारण इनका दोनों का सेम है। तो यही तो मैंने बताया, ये अलग भाषा है रूसी यानी कि रशियन, ये अलग है इंग्लिश भाषा। तो इन दोनों में थोड़ी बहुत भी क्या है? समानता है। तो वे भाषाएं जिनमें क्या हो थोड़ी बहुत भी समानता है तो उनको हम क्या कहते हैं? एक भाषा परिवार की भाषा मान लेते हैं, और जिनमें समानता नहीं है उनको अलग दूसरे परिवार में डाल देंगे। तो अब क्या इस सायोनारा को हम इनके साथ रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनका हमें पता ही नहीं चला, कोई शब्द समझ में नहीं आया। बाय बाय अंग्रेजी का है, बाय बाय और सायोनारा में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। लिटरेट्यूर और लिटरेचर में थोड़ी बहुत समानता है। तो ये दोनों एक ही भाषा परिवार की भाषा मानी जाती हैं। इस तरह से आप लोग याद रख सकोगे, यानी कि रख पाओगे। तो थोड़ा सा सरल हो जाता है चीजों को समझने में, याद रखने में, क्या हमको किस तरह से और क्या क्या याद रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसमें यही बता रहे हैं कि ये सभी भाषाएं जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मनी है, रूसी है, ग्रीक है, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है? आपस में समानताएं हैं या समानता पाई जाती है। इसलिए ये सभी क्या है? एक ही भाषा परिवार की भाषा हैं। क्लियर? अगली बात देखो, भारोपीय भाषा परिवार की वे भाषाएं, भारोपीय भाषा परिवार में जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, कहां बोली जाती हैं? भारत में बोली जाती हैं, उनको भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं जिनका प्रयोग भारत में होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आप कहोगे भारतीय आर्य भाषा। क्या कहोगे? भारतीय आर्य भाषा। जैसे हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, उड़िया, ठीक है, पंजाबी, बंगला, उर्दू भाषाएं आती हैं। ठीक है,
और ये सारी भाषाएं जो विकसित हैं वो कहाँ से हैं? संस्कृत से हैं, क्योंकि जितनी भी भाषाएं बनी हैं वो सब की सब संस्कृत से बनी, ये सारी भाषाएं संस्कृत से बनी हैं। इसलिए हम कहते हैं आदि जननी भाषा किसे कहा जाता है? तो आंसर करेंगे बच्चा, संस्कृत को कहते हैं। सभी भाषाओं की जन्मदानी, जन्म देने वाली जननी यदि कोई है तो वो संस्कृत है। आदि जननी यानी कि सबसे प्राचीन, सबसे पौराणिक भाषा यदि कोई मानी गई है, ठीक है। हालांकि आपने मंदारिन का नाम पढ़ा होगा, हम अभी हिंदी की बात कर रहे हैं, तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। और भारत में सभी भाषाओं की उत्पत्ति हम संस्कृत से ही मानते हैं, ठीक है। आगे की बात देखते हैं। अगली बात देखें तो ये चलो बाद की बात है। अब देखो अगला जो दूसरा परिवार आ रहा है भाषा परिवार, वो है द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार है। और द्रविड़ भाषा परिवार में बच्चे क्या याद रखना है तो समझिएगा। द्रविड़ भाषा परिवार में एक छोटी सी बात आप लोग याद रख लीजिएगा ऐसे, चलो देखो जैसे मान लेते ये अपना भारत है, ठीक है, ये भारत है, हमें समझ में आता है। यदि हम इसको यहां से थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है उत्तर भारत, और यहां से बन जाता है आपका ये दक्षिण भारत, ठीक है। अब दक्षिण भारत में भाषा, कला, संस्कृति, ये सारी चीजें उत्तर भारत से हमको अलग देखने को मिलेंगी। उत्तर भारत में अलग चीजें होंगी, दक्षिण भारत में अलग चीजें होंगी। तो उत्तर भारत में पहली बात आप ये देखेंगे कि उत्तर भारत में जैसे मंदिर भी जो हैं वो अलग शैली में, अलग डिजाइन में बनाए जाते हैं उत्तर भारत की तुलना में, ठीक है। सबसे पहली बात, हम तो अभी भाषा की बात कर रहे हैं तो हमको अभी फिलहाल मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, तो आप याद रखेंगे दक्षिण भारत में जो भाषा परिवार है उसका नाम है द्रविड़ भाषा परिवार। दक्षिण भारत में जो भाषा परिवार है उसका नाम है द्रविड़ भाषा परिवार, यानी कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं द्रविड़ भाषा परिवार में, तो आप बताएंगे तेलुगु है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। तो आपको क्या याद रखना है, द्रविड़ भाषा परिवार में ये 4 भाषाएं शामिल हैं या 4 भाषाएं आती हैं, इनके नाम हम यहां से याद रखेंगे। और कौन कौन से नाम हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम हैं, ये द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है, ठीक है। ये बात आप लोग यहां से याद रखेंगे। जैसे आप जानते हैं तेलुगु आपकी कहाँ बोली जाएगी? तेलुगु कहाँ बोली जाएगी? आंध्र प्रदेश में। तमिल में तमिलनाडु बोली जाएगी। कन्नड़ आपकी केरला में बोली जाएगी, नहीं मलयालम बोली जाएगी केरला में, कन्नड़ बोली जाएगी कर्नाटका में, ठीक है। तो ये हमने देखी। अब यहां से एक बात और समझिएगा, मंदिर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो मंदिर भी कहीं ना कहीं द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की जो कला है या जो शैली है वो भी द्रविड़ शैली है। तो साउथ में जितने मंदिर बनते हैं बच्चे, वो कौन सी शैली में बनते हैं? द्रविड़ शैली में बनते हैं। लेकिन इसी से मिलता जुलता कभी कोई क्वेश्चन बने कि बताएं उत्तर भारत में मंदिर किस शैली में बनाए जाते हैं? उत्तर भारत में मंदिर किस शैली में बनाए जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा नागर शैली में। नागर शैली में हम लोग उत्तर भारत में मंदिर बनाएंगे, नागर शैली में। दोनों में छोटा सा अंतर होता है, वो अंतर भी हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि बात की जाए आप लोग साउथ के मंदिर आपने फिल्मों में खूब देखे होंगे। साउथ के मंदिर कुछ आपको इस तरह से दिखाई देंगे,
ठीक है, साउथ के मंदिर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ऐसे करके ये डिजाइनें बनी हैं। डिजाइन तो आप अपने हिसाब से कैसी भी बनवा सकते हो, भाई मंदिर आप बनवा रहे हो तो, ठीक है। और ये आपने मंदिर का दरवाजा बनवा दिया शानदार सा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये मंदिर जो हैं, इस तरह के जो मंदिर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं साउथ में, यानी कि दक्षिण भारत में। कहाँ पे बनाए जाते हैं? ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, और ये मंदिर कहाँ मिलेंगे आपको? दक्षिण भारत में मिलेंगे। तो दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनेंगे वो किस शैली में बनाए जाते हैं? आपने आंसर किया, उनको बना रहे हैं हम लोग द्रविड़ शैली में। किस शैली में बना रहे हैं? द्रविड़ शैली में बना रहे हैं, ठीक है। उत्तर भारत में मंदिर जो बनते वो कैसे बनते? उत्तर भारत के मंदिर मोस्ट ऑफ आप देखेंगे या तो शंकुनुमा बन सकते हैं, उत्तर भारत के मंदिर आपके ज्यादातर या तो शंकुनुमा बन सकते हैं इस तरह से, इसमें भी दरवाजा होगा बढ़िया सा, ठीक है। और इसके ऊपर शानदार सा एक झंडा लगवा देते हैं, ठीक है। ये मंदिर बन गया आपका, ये दरवाजा है, ठीक है। ये आपका मंदिर बना है। तो आपने क्या देखा कि हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में मंदिर बनाने की एक शैली ये है। हम इसके साथ साथ में कुछ इस तरह के भी मंदिर बनाते हैं उत्तर भारत में जिनका शिखर गुम्बद नुमा होता है। उत्तर भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी बनते हैं जिनका शिखर कैसा होता है? गुम्बद नुमा होता है। अब ये दोनों जो शैली हैं, अब ये दोनों शैली हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये नागर शैली के अंतर्गत आती है। तो अपने को क्या याद रखना है कि उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनेंगे वो नागर शैली में बनते हैं, और दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनेंगे वो सभी के सभी किस शैली में बनते हैं? वो बनते हैं आपकी द्रविड़ शैली में। लेकिन अच्छी बात क्या है वो और समझ लो। लेकिन अच्छी बात ये है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर, मतलब ये हुआ कि साउथ वाले कल्चर में, साउथ वाली कला में, इस कला में एक मंदिर उत्तर भारत में भी बनाया गया है। द्रविड़ शैली में एक मंदिर उत्तर भारत में भी बनाया गया है, और वो कहाँ बनाया गया है? तो बड़े प्रसिद्ध स्थान में बनाया गया है, अपने मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर में। कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर में। कहाँ पे? तो बताएंगे तेली का मंदिर। तेली का मंदिर जो है बच्चे, ये आपके किस शैली में बना है? तो आंसर करेंगे द्रविड़ शैली में बना है। किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। ये उत्तर भारत का एकमात्र या इकलौता ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो आंसर करेंगे ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। और उस मंदिर का नाम क्या रखा गया है? तेली का मंदिर, ठीक है। ग्वालियर किले में यह स्थित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आपको समझ में आया कि द्रविड़ भाषा परिवार जो है वो कहाँ प्रचलित है? तो आप बताओगे द्रविड़ भाषा परिवार आपकी दक्षिण भारत में प्रचलित है, और इसके अंतर्गत 4 भाषाएं आएंगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये 4 भाषाएं हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी भाषाएं आपकी संस्कृत से प्रेरित हैं, ठीक है। इनमें आज भी कई सारे शब्द संस्कृत भाषा के मिल जाते हैं, ये बात हम यहाँ से याद रखेंगे। अगली बात देखो, ये सभी तेलुगु, कन्नड़ा ये बताया गया है कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। चलेगा, अब देखो आगे की बात। अब देखो यहाँ से आगे की बात, हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत है। ये मैंने अभी बताया था, सभी भाषाएं उत्पन्न हैं कहाँ से? संस्कृत से, ठीक है। अब एक बात और समझो, मैंने कल यानी कि जो हमारी पिछली क्लास हुई थी, लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे, उसमें मैंने आपको हिंदी भाषा का विकास का क्रम बताया था। हिंदी भाषा के विकास का क्रम मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा ध्यान करना तो आपको ये वाली बात ध्यान आएगी। मैंने क्या बताया था? हमारे पास पहले वैदिक संस्कृत थी, और वैदिक संस्कृत को हमने थोड़ा सा सरल करना या अपडेट किया, और उससे क्या बनाया? लौकिक संस्कृत। ये संस्कृत के दोनों भाग, ये आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये दोनों संस्कृत के ही भाग हैं। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं पाली पे, पाली के बाद आते हैं प्राकृत पे, प्राकृत से फिर भाषा में क्या हुआ? अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट को कहते हैं पुरानी हिंदी,
और पुरानी हिंदी के बाद आज आप मूल रूप देख पा रहे हैं हिंदी भाषा का। किसका मूल रूप देख पा रहे हैं? हिंदी भाषा का आप मूल रूप देख पा रहे हैं। तो समझ में आई आपको ये सारी बातें या नहीं आई? ठीक है, तो हमने किस तरह से हिंदी भाषा का विकास किया, ये बात हमको समझना है, ये बात हमको याद रखना है। ठीक है, चलो अब देखिएगा आगे। अब देखो वैदिक संस्कृत की बात करते हैं। वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो यह भाषा का वह रूप है जिस समय हमने वेदों का संकलन किया था। क्या किया था बच्चे? वेदों का संकलन किया था। समय जो है 1500 से 1800 ईसा पूर्व, 1500 से 1800 ईसा पूर्व जो है, ये बात हम यहाँ से याद रखेंगे। और इस समय मुख्यतः हमने ऋग्वेद का संकलन किया था। अब एक बात और समझना, यहाँ पे लिखा हुआ रचना हुई थी, ये शब्द थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे भी लिखा है, अच्छा ये महाभारत है, इसको छोड़ देते हैं। हम क्या याद रखेंगे? वेदों के लिए यहाँ पे रचना की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे वेदों के लिए संकलन की बात करेंगे। वेदों का संकलन, संकलन माने क्या होता है? वेदों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करना। वेदों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करना। तो ये काम किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। आप इनको सरल तरीके से भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट आप इनको वेद व्यास कह सकते हैं। क्या कह सकते हो? डायरेक्ट वेद व्यास कह सकते हैं। यदि आपको लग रहा है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नाम हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, तो आप इनका सीधा सीधा नाम याद रख लो। कौन सा? वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा वेदों का संकलन किया गया था। कुल वेद हमारे पास 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, लेकिन इनमें से कभी ऐसा कंसेप्ट पूछे कि बताएं मूल त्रैवेद कौन कौन से हैं, मूल त्रैवेद कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा मूल त्रैवेद में आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, बस। अथर्ववेद आपका बाद में जोड़ा गया था, इसलिए वो आपका मूल वेद में शामिल नहीं है, त्रैवेद में शामिल। त्रय का मतलब होता है 3, तो मूल 3 वेद हैं, उनके बारे में हम लोग यहां से याद रख लेंगे तो अपनी बात बन जाएगी। ठीक है, आगे की बात करें। अगली बात देखो, ऋग्वेद में ये भी पॉइंट याद रख लेना, ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषाओं का प्राचीनतम रूप मिलता है। भारतीय आर्य भाषाओं का प्राचीनतम रूप मिलता है। इससे मतलब क्या है कि संस्कृत का भी यहाँ पर प्राचीन रूप देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा का भी प्राचीन रूप हमको इस समय या इस काल में देखने को मिलता है। वैदिक संस्कृत के बाद बात की जाएगी लौकिक संस्कृत की, और लौकिक संस्कृत में बच्चे आपको समय याद रखना है 800 से 500 ईसा पूर्व। और इस समय तक के समय में रामायण और महाभारत की रचना हुई। रामायण और महाभारत की रचना हुई। पूछ ले कि रामायण महाभारत की रचना हिंदी के किस विकास काल क्रम या किस विकास काल खंड के दौरान की गई थी, तो बच्चे आंसर करेंगे लौकिक संस्कृत के समय में की गई थी। कब की गई? लौकिक संस्कृत के समय में की गई थी। ठीक है, चलेगा। अब इसके आगे की बात करते हैं, तो उसको सुनिएगा। तो ये संस्कृत का ही भाग चल रहा है। पहली बात तो ये समझो, मैंने बताया था आपको कि हमने क्या किया, संस्कृत को थोड़ा सा अपडेट किया और संस्कृत को 2 भागों में बांटा। पहला मैंने बताया था वैदिक संस्कृत और दूसरा बताया था मैंने लौकिक संस्कृत। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। ये संस्कृत का ही भाग चल रहा है, लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग अपडेशन लेकर के आएंगे। जैसे ये संस्कृत देख रहे हैं, संस्कृत को यहाँ से आपने 2 भागों में बांटा अभी थोड़ी देर पहले। एक तो वैदिक था और दूसरा लौकिक था, दूसरा लौकिक था। अब संस्कृत के बाद में भाषा आती है पाली। पाली के बाद बच्चे आपको पता है प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद पुरानी हिंदी। ठीक है, इनको आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, इनको आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो। कैसे? तो जरा ध्यान से देखिएगा कि इस समय वैदिक एवं लौकिक नीचे लिखा है,
पाली में आपको बुद्ध के उपदेश मिलते हैं, प्राकृत में जन सामान्य की भाषा थी, या ऐसा कह लो कि महावीर स्वामी के उपदेश मिलते हैं हमको, इस समय महावीर स्वामी के उपदेश मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बुद्ध के उपदेश हैं, यहाँ पे महावीर के उपदेश मिलते हैं, महावीर स्वामी के उपदेश मिलते हैं। अपभ्रंश, ये उस समय की लोक भाषा के रूप में फेमस थी अपभ्रंश, और अब देखेंगे ये वर्तमान की हिंदी जो है ये हिंदी के विविध रूप में प्रचलित है। तो हमने क्या देखा कि ये हिंदी की वो उत्पत्ति यानी कि वो क्रमिक विकास है। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होने के बाद में उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ। उत्पत्ति हुई संस्कृत, और संस्कृत से बदले वैदिक और आपके लौकिक में, वैदिक और लौकिक में, वैदिक और लौकिक में, हाँ, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति होती है आपके कहां से, संस्कृत से। और संस्कृत को हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो वैदिक, दूसरा लौकिक। उसके बाद थोड़ी सी भाषा को सरल किया, सरल करके कहाँ आते हैं, पाली आते हैं। पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश मिलते हैं। उसके बाद प्राकृत, प्राकृत में महावीर स्वामी के उपदेश। ये दोनों भाषाएं सरल थी। अब अगला देखेंगे अपभ्रंश में हमने कुछ और सरल भाषाएं बनाई। ठीक है, कई सारी, जैसे सौरसैनी अपभ्रंश पढ़ते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश पढ़ते हैं, मागधी अपभ्रंश पढ़ते हैं, खस पढ़ते हैं, ब्राचड़ पढ़ते हैं, टक्क पढ़ते हैं। ये सभी अपभ्रंश के अंतर्गत आती, आगे की बात करेंगे। इन सब के बाद में हिंदी पर पहुंचते हैं, और हिंदी की कई उपभाषाएं, कई बोलियां जो हैं प्रचलित हैं, इनको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पाली में ये सारी वही बातें हैं कि अशोक के समय की जानकारी मिलती है पाली में। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म की भी जानकारी मिलती है। अपभ्रंश को हम लोग कल से पढ़ेंगे कि भाषा में किस प्रकार से अपभ्रंश हुआ, या ऐसा कहें कि इस स्लाइड के बाद से सारी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल यानी कि अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।